हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सृजन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो टेस्ट आपका क्वेश्चन सीरीज शुरू किया था मिडवल हिस्ट्री का, उसी के अब आगे बढ़ने की आज आवश्यकता है। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में सभी राजवंश के जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे उसको लगा लिया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। जैसा कि हमने आपसे कहा भी था, प्रॉमिस किया था कि उसके बाद एक या दो सेट आपका रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन पर और एक या दो सेट रहेगा आपका साहित्य और स्थापत्य, संगीत वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज होती है, समाज। तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक चीज हम और जोड़ेंगे कि हिस्ट्री का जो भी हम सेट आपको लगवा रहे हैं वो न केवल यूपीएससी और पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जीएस में, बल्कि आगामी जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं हो रही हैं उनमें जिनका टीजीटी में हिस्ट्री का पार्ट सेक्शन होगा या फिर पीजीटी में जिसका हिस्ट्री ही होगा, उसको भी समान रूप से ये बहुत लाभदायक होगा। वो भी अपना क्वेश्चन इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनका कहीं ना कहीं किसी रूप में हिस्ट्री की जरूरत है, तो सभी को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। तो आज हम लोग प्रशासन पे हम लोग शुरू किया जाए। इसके दो सेट हैं, इसको 20-20 क्वेश्चन के दो सेट में कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो तुरंत शुरू किया जाए बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए, दीवाने मुस्तकराज, पॉलिटिकल में भी इसकी चर्चा आई हुई है। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। आप जानते भी हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व प्रशासन में सुधार के तहत ही उसने मसाहत प्रणाली लागू किया था और लगान वसूलने के लिए उसने खूत मुकद्दम चौधरियों के अधिकार वापस ले लिए थे। और साथ ही साथ उसने एक विभाग जिसका कार्य था जिन लगान अधिकारियों के नाम बकाया राशि रह गई उसकी वसूली के लिए दीवाने मुस्तकराज का गठन किया था। चूंकि पीछे चर्चा है इसलिए लिख नहीं रहे, एक रिवीजन फिर करा दिया हमने। दीवाने अमीर को ही, दोनों ही बहुत फेमस है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, ये भी सही है। फिरोज तुगलक ने भी बहुत से विभाग बनाए थे, सब पिछले सेशन में हमने आपको बता दिया है। इसका मतलब स्वाभाविक है चौथा ही आपका आंसर होगा दीवाने रियासत। दीवाने रियासत बलबन का नहीं है बल्कि ये किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी उसी का ये पार्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो 3 तरह के बाजार बनवाए थे उसी का ये पार्ट है। ठीक, तो उसमें दीवाने रियासत था, याकूब नजीर उस पर उसकी नियुक्ति की गई थी, उस पद पर शाहनाओं की नियुक्ति हुई थी मंडी वगैरह में। तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? मतलब वजीर के पद की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। तो वो आपका तुगलक काल है, इलबारी खिलजी तुगलक। तो सीधे सीधे इसका आंसर ही लिखना है आपको। तुगलक काल में, और फिरोज तुगलक के वजीर बहुत चर्चित थे ही हैं, मकबूल, जो जिसको खानेजा हम लोग बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। तुगलक काल विजारत के चरमोत्कर्ष के लिए या स्वर्ण काल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जवाबित थे कृषि संबंधी कानून, राज्य कानून। तो जवाबित जो है वो राज्य के कानूनों के लिए कहा जाता था। ये इसका आंसर होगा बी, और नहीं कोई इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। पहले हम आंसर बता दें फिर थोड़ा सा हल्का सा बताते हैं आपको हम। तो फवाजिल का अर्थ है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान नहीं, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी नहीं, इक्तादार द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, यही इसका आंसर है। अब क्या है इसको पहले आप जान जाइए, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के समय में इक्तादारी व्यवस्था को स्थापित किया गया था। हालांकि पहले से ही था मुस्लिम शासन आने के बाद, लेकिन दिल्ली सल्तनत में इसको एक संस्थागत रूप दिया गया इल्तुतमिश द्वारा। अब इक्ता क्या था, चर्चा तुमने पिछली बार भी किया हुआ है इल्तुतमिश के समय में भी, पुनः एक बार जान जाइए क्योंकि प्रशासन की बात आ गई। इक्ता एक प्रशासनिक भूखंड था। मतलब दिल्ली सल्तनत को छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया गया था। एक तो खालसा भूमि थी ही थी जो दिल्ली और आसपास के थी, फिर जो नए विजित क्षेत्र थे जो उसके बाहरी और दूर दूर बढ़ते जा रहे थे, उन सभी को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया था। इसी को इक्ता भूमि कहते थे। क्या करते थे शासक सुल्तान? वो करते क्या थे कि सल्तनत में जो प्रशासन में भाग लेने वाले अधिकारी हैं या सेनापति वर्ग है जिसको जिसके पास कुछ दायित्व है, सैनिक, उनको नगद वेतन न देकर के यही इक्ता भूमि मतलब यही भूखंड दे दिया करते थे। सरल शब्दों में समझिए,
एक भूमि का टुकड़ा उनको दे दिया। अब उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि मान लीजिए उनका जो भी वेतन है, और इस अनुमान से वो भूखंड दिया जाता था जहां से लगभग उतनी राशि मिल जाए। इसको अनुमान लगा लिया जाता था, किसी का 50,000 टन का वेतन है तो 50,000 टन का की राजस्व वाली भूमि उसको दे दी जाती थी। उसका कार्य क्या था, अब उसको क्या कहता, वहां से राजस्व की वसूली करनी थी और अपना वेतन उसमें से ले लेना था। मान लीजिए अपना वेतन लेने के बाद कुछ अतिरिक्त बच गया, ठीक, मान लीजिए अगर 50,000 टन का था और वसूली हो गई 60,000 टन का की, तो जो बचा हुआ 10,000 है वही फवाजिल है। उसको क्या करता था, उसको केंद्रीय कोष में वो जमा कर देता था। इसका मतलब कि इक्तादारों को जो इक्ता भूमि दी गई थी, उस इक्ता भूमि में से अपने वेतन के लेने के बाद अगर कुछ अतिरिक्त बचता है, उसी को कहते थे फवाजिल, जिसको इक्तादार केंद्रीय कोष में जमा करवा देते थे। आया वो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन समझना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इक्तादार खूब क्वेश्चन आता है। इक्तादार उस भूमि के मालिक नहीं होते थे, उनका ट्रांसफर होता था। उनका कार्य क्या था, अपने इक्ता भूमि से लगान की वसूली करना, नंबर एक, वहां की कानून व्यवस्था पर देखना, नंबर दो, और अपने जो सैनिक दायित्व है जिसके लिए उनको वेतन मिल रहा है, उस सैनिक दायित्व को पूरा करना। ये इतना ही आपको यहां पे जानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तीनों ही सिक्कों के नाम आ चुके हैं पिछले सेशंस में, तो पहले आप जान जाइए। चांदी का टंका, तांबे का जीतल। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, का टंका और तांबे का जीतल, ये किसने शुरू किया था? ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ये अरबी सिक्के थे, शुद्ध अरबी सिक्के, इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ठीक। और जो शशगनी है, ये किसने शुरू किया था? ये फिरोज तुगलक ने चलाया था। पीछे आप क्वेश्चन लगाए हैं फिरोज तुगलक ने कि 6 जीतल का था ये। चांदी का हो गया ये भी, ठीक। अब क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि तो चांदी का टंका, अब आपको टंका जहां चांदी है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये हटा दीजिए, अब अपने आप कट गया। तांबे का जीतल, टंका, शशगानी एवं जीतल, तीसरे नंबर पे क्या है? तांबा है। तो अब ये कट गया, ये कट गया, तो तीसरे नंबर पे तांबा कहां है? यहां है और यहां भी है, ठीक। अब इसमें देना है कि बीच का, इसका मतलब आपको जानना चाहिए। तो शशगनी जो था, अभी हमने कहा फिरोज तुगलक ने शशगनी जो चलाया था, चांदी का सिक्का था, ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चांदी, फिर चांदी और फिर तांबा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि हमने आपसे कहा दो तरह की भूमि थी, एक खालसा भूमि, एक इक्ता भूमि, और भी थी भूमि जिसको हम लोग अनुदान भूमि कहते थे, जिसमें वक्फ है, मिल्क है, पेंशन है, इनाम है जिसको कहते हैं हम लोग हैं, वो सब भी शामिल हुआ करती थी। और कुछ भूमि ऐसी थी जिसको अधीनस्थ राजाओं की थी, जिसको जीतकर उनको अधीनता स्वीकार कराकर वार्षिक राशि बदले छोड़ दिया जाता था। लेकिन हम फिर भी बार बार यही कहते हैं कि मुख्यतः दो भूमि थी, खालसा भूमि और इक्ता भूमि। खालसा जिसपे सीधे केंद्रीय नियंत्रण था, केंद्र कर्मचारी वहां राजस्व की वसूली करते थे। इक्ता अभी हमने बताया आपको। और उसके बाद क्या चर्चा हो रही है? खालसा की चर्चा हो रही है। उसके बाद अनुदान भूमि हुआ करती थी, जिसमें वक्फ भी आता है, जिसमें मिल्क भी आता है, जिसमें इनाम भी आता है, चर्चा करेंगे अभी हम लोग। अब फिर चौथे नंबर पे जो अधीनस्थ राजाओं की भूमि हुआ करती थी। तो खालसा भूमि बढ़ी किसके समय में? तो अगर थोड़ा सा भी आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जब विद्रोह के कारणों की जानकारी हुई, उसमें से एक कारण था कि अमीरों सरदारों के पास अत्यधिक धन संपत्ति का इकट्ठा होना। जो 4 कारण आए थे, एक तो यही था, दूसरा था कि दावत और सभाएं जहां पे विद्रोह की योजनाएं बनती हैं, तीसरा था सुल्तान द्वारा अपने प्रजा की उपेक्षा या अपने अधिकारियों के कार्यों की जानकारी न लेना कि उनका कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं प्रजा के साथ, और चौथा बड़े अमीर घरानों में वैवाहिक संबंध। इसी हिसाब से उसने 4 उपाय भी किए थे। तो जो उसने जब देखा कि बहुत लोगों के पास धन संपत्ति इकट्ठा होना भी एक बड़ा कारण है, तो उसने अनुदान भूमि के रूप में जो मिल्क वक्फ या इनाम के रूप में भूमि दी गई थी, उसको वापस लेने का उसने प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि खालसा भूमि निश्चित रूप से बढ़ी होगी, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में भूमि का दायरा बढ़ा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है
शुद्ध अरबी सिक्के किस तुर्क शासक ने, अभी हमने बताया कि इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तांबे का जीतल नाम के शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी, कोई दिक्कत नहीं है आपका, चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भारत में मध्यकाल में देहलीवाल का क्या अर्थ था? तुर्कों के आगमन के समय में जब जो सिक्के चल रहे थे उस समय, उसी को देहलीवाल कहा गया था। एक सिक्का था जो तुर्कों के आगमन समय चल रहा था, इसमें जो ऑप्शन हो, तुर्क विजय समय दिल्ली में प्रचलित मुद्रा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? देखिए, बगदाद का जो अब्बासी अंतिम खलीफा थे उनका नाम था अल मुस्तसिम, 1242 से लेकर 1258 तक। और 1258 में तो अंतिम खलीफा थे कौन, पहले तो वो जान जाइए। तो उनका नाम है अल मुस्तसिम। अल मुस्तसिम। इनका जो समय था अल मुस्तसिम का, वो 1242 से 1258 था। और इनकी हत्या 58 में किसने किया था? हत्या मंगोल नेता हलाकू ने। अब इस समय जो पहला शासक कौन होगा, तो आपको ध्यान होगा गुलाम वंश में पहला शासक, इस दौर का जो शासक आएगा कौन है? मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 1246 तक। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो अलाउद्दीन मसूद शाह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। क्या है? किसी एक शासक के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, उसने एक कुशल गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया। आगे बढ़ते हैं। उसने दाग एवं हुलिया प्रथा प्रारंभ की। श्योर होंगे आप यहां पर, हम समझते हैं जो लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, यहां श्योर होंगे। उसने दाग एवं हुलिया प्रथा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसकी एक प्रमुख सुधार बाजार व्यवस्था थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने राज्य के कार्य में उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप अस्वीकार कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि मोहम्मद तुगलक भी है, तो स्वाभाविक है आपका 3 तो दिख ही गया, अब कुछ सोचना ही नहीं है। तो किसके बारे में होगा? इसका मतलब कुशल गुप्तचर अलाउद्दीन खिलजी ने किया ही था। और वो भी उसने क्या, जो 4 कारण थे कि सुल्तान द्वारा प्रजा की उपेक्षा, मतलब यह नहीं ध्यान दे पाना कि सुल्तान के अधिकारी कर्मचारी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उसी के लिए उसने एक सशक्त गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया। उसके गुप्तचर जो थे वो बाजार व्यवस्था के लिए बड़े काम के थे, जिसको हम लोग ने मुनही या बरीद कहते हैं गुप्तचरों को। तो 4 के चारों किसके लिए हो गए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो कोई दुविधा नहीं है, कोई 1-2 भी पकड़ेंगे तो काम आपका हो जाएगा। तो बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुमेलित करें। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला जगह है, थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, युद्ध में लूट में राज्य का भाग। अब इसको थोड़ा सा आपको पहले हम बताएंगे, ठीक है? इसमें पेज की व्यवस्था नहीं हो सकती। चलिए थोड़ा सा आपको इसे बता दें। देखिए, सल्तनत काल में जो आय का जो मुख्य 4 स्रोत थे, पहले भी बताया था हमने आपको, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। थोड़ा सा जान जाइए इसके बारे में, क्योंकि यहां थोड़ा सा अगर अंदर से भी क्वेश्चन आया तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने ही ना पाए। तो 4 कौन टैक्स है? जजिया, जकात, खराज, खुम्स, ये 4 मुख्य कर हैं, ठीक है?
अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी और चरी लगाया, फिरोज तुगलक ने शुर्स लगाया, ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा हो गया मान लीजिए, लेकिन मुख्य जो मान्य कर था वो चार ही था। इसलिए फिरोज तुगलक ने इन्हीं चार कर को लिया ही, और शुर्स लिया ही, जिसको हक ए शर्ब भी कहते हैं, उसको भी उसने लिया उलेमाओं से स्वीकृति लेकर। तो ये जो चारों कर थे इनको दो भाग में बटा गया था, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। ठीक, इसको मान लीजिए थोड़ा सा मना ले, जो चार कर हैं आपके सल्तनत काल में, थोड़ा सा जगह इसमें आप देखते हैं हम लोग हैं, तो जो चार कर हैं आपके, उसको देखिए, जो चार कर हैं इसको आप दो भाग में बांट दीजिए। एक को बोलते हैं धार्मिक और एक को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। जो धार्मिक कर है इसकी संख्या केवल एक ही है, और वो कौन है? वो है जकात। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें ये स्वेच्छा से दिया लिया जाता था, स्वेच्छा से, इसमें बल प्रयोग नहीं होता था। ये ध्यान रखिएगा, बल प्रयोग नहीं होता था। और इधर जो है, जो धर्म और सब, और इससे बड़ी बात एक और चीज जानना आपको, ये केवल किससे लिया जाता था? ये केवल मुसलमानों से लिया जाता था। किससे? धार्मिक कर केवल और केवल मुसलमानों से। और जो धर्मनिरपेक्ष कर है इसमें तीन टैक्सेस आते हैं। इसमें कौन कौन? नंबर एक जजिया, नंबर दो खराज, नंबर तीन खुम्स। देखिए इन्हीं चारों की बात हुई है, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाइएगा क्योंकि डेप्थ से भी क्वेश्चन आए हैं। अब ये धर्मनिरपेक्ष कर किससे लिया जाता था? ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। केवल मुस्लिम वर्ड लिखना ठीक नहीं है, गैर मुसलमान। ये गैर मुसलमान से लिया जाता था, ये केवल मुसलमानों से लिया जाता था, और इसमें बल प्रयोग भी होता था। अब चारों के बारे में जान जाइए क्या क्या है। जकात मुसलमानों से लिया जाता था। क्या था इसके पीछे कॉन्सेप्ट? कि जो धनी संपन्न मुस्लिम लोग हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने आय का कुछ हिस्सा स्वेच्छा से दान कर दे, ताकि जो कमजोर वर्ग है, कमजोर मुस्लिम भाई लोग हैं, उनकी सहायता की जा सके। अब ध्यान रखिएगा, इसको धार्मिक कर कहा गया। किससे लिया जाता था? केवल मुसलमानों से लिया जाता था, मुस्लिम मुस्लिम से। बचा हुआ जो तीन टैक्स है वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जजिया, खराज और खुम्स। ये स्वेच्छा से नहीं था, इसके विरुद्ध अगर नहीं मिल रहा तो बल प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन यहां नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्वेच्छा से था। आपसे एक उम्मीद की जाती है कि आप दे, आप नहीं देते हैं तो आपसे बल प्रयोग जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, स्वेच्छा अपने मन से कि हाँ एक सहायता के लिए दिया जाए। तीन टैक्सेस है, जजिया, खराज और खुम्स। जजिया क्या है? जब कोई मुस्लिम शासक, मुस्लिम सेना किसी नए क्षेत्र को जीतती थी और वहां शासन करती थी, तो वो अपने इस शासन के बदले में कि हम आपके मान सम्मान संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, आपको एक अच्छा शासन दे रहे हैं, तो उसके बदले में हम आपसे एक टैक्स लेंगे। जब किसी गैर मुस्लिम क्षेत्र को, जब मुस्लिम, जैसे जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था तो वहां के लोगों से जजिया, क्वेश्चन भी आता है कि भारतीयों से या सिंध वासियों से सबसे पहले जजिया टैक्स किसने वसूला? वो था मोहम्मद बिन कासिम। फिर और भी क्वेश्चन आता है किसने? अब इससे जजिया से ब्राह्मण, अनाथ, महिलाएं, बच्चे, विकलांग मुक्त थे, लेकिन फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी, जो कि धार्मिक रूप से कट्टर था, उसको दिखाने के उसने ब्राह्मणों से भी जजिया करके वसूली की थी। ये जजिया हो गया। दूसरा क्या है? खराज। खराज क्या है? खराज एक तरह से भू राजस्व है। खराज क्या है? ये भू राजस्व है, जिसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में भू राजस्व कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू बोल रहे हैं, वही खराज है। तो भू राजस्व क्या है? खराज है। और खुम्स क्या है? खुम्स लूट का धन है। जब अभियान में सेना जाती थी, जो लूटपाट में मिलता था उसी को खुम्स कहते थे। इसका बंटवारा होता था, इसका 4/5 भाग सेना में और 1/5 भाग राजकोष में जमा हो जाता था, केंद्रीय कोष में, खुम्स का। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको पलट दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन दोनों ने इसको रिवर्स कर दिया था, उल्टा कर दिया था। क्या? कि सैनिकों को उसने कर दिया, सेना को कर दिया 1/5 भाग और राजकोष में कर दिया 4/5 भाग। इतना आपको यहां जानना चाहिए। और यहीं पे एक और जान जाइए, एक है उस्री। उस्री भूमि से मिलने वाला कर, उस्र।
वो खराज जैसा ही है, क्योंकि ये कर देखिए क्या है, पूरा राजस्व है, किससे है, गैर मुसलमानों से। अगर मान लीजिए कोई ऐसी भूमि है जिसको कि मुस्लिम जोत बो रहे हैं और उनसे राजस्व लेना है, तो उस भूमि को उसरी भूमि कहते थे, तुर्की मुसलमानों का उस पर अधिकार होता था और उससे मिलने वाले राजस्व को उसर कहते थे। इट मीन्स कि उसर और खराज टेक्निकली है एक ही चीज, क्या है, भू राजस्व है, बट किनसे लिया जा रहा है उस आधार पर थोड़ा अलग हो गया। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व है और उसर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व है। तो इसको भी आप जान जाएंगे तो हम समझते हैं आगे और क्वेश्चन आपको आएंगे, सब फटाफट सॉल्व हो जाएंगे आप। लेकिन इस जगह पे खासतौर से यूपीएससी वगैरह में देख रहे हैं क्वेश्चंस यहां तक आ रहे हैं, अगर ये क्लियर है मजा आ जाएगा आपको फिर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, इसका आंसर लगाया नहीं हमने, पहले आंसर देख लीजिए। तो देखिए अब इसके साथ जो हमने बताया था आपको, हिंदुओं द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो खराज हो गया। युद्ध की लूट में वो खुम्स हो गया। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, देखिए वो आई गया, वही उसर या उसरत लिखा हुआ, ये हो गया। अब मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक कर, वो हो गया जकात हो गया। इसका मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये ए आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा जैसा आपने समझाया है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक दोषपूर्ण किस सैनिक व्यवस्था का प्रचलन किया? इसको भी आप जान जाइए। फिरोज तुगलक ने कतई कल्याणकारी शासक था, लेकिन धार्मिक रूप से बड़ा कट्टर था। फिरोज तुगलक पे वही एक धब्बा है, अदरवाइज उसके कल्याणकारी कार्य तो बहुत ढेर सारे हैं। कई बार हमने सब नाम गिनवाए, ढेर सारे विभाग, कृषि के लिए कार्य, नहरों पर कार्य, सिंचाई के लिए, लोक निर्माण विभाग, कई नगरों को बसाना, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल शफा, रोजगार कार्यालय, आपको खैराती, वो आपका दीवाने खैरात हो गया, विवाह कार्यालय, ऐसे ढेर सारे उसके हैं। ठीक, तो लेकिन एक उसकी इन्हीं प्रशासनिक कार्यों में एक दोषपूर्ण कार्य क्या है, जैसा कि उसने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है, फुतवाते फिरोजशाही में। वो कहता है सेना के क्षेत्र में कि अगर किसी सैनिक की मृत्यु हो जाए तो उसका पुत्र आए, उसको सेना में ले लिया जाएगा। पुत्र नहीं है तो उसका दामाद आ जाए, उसको सेना में ले लिया जाएगा। दामाद नहीं है तो उसका दास आ जाए, सेना में ले लिया जाएगा। इसका मतलब उसने सैन्य पद को वंशानुगत कर दिया। तो वो क्या है, दोषपूर्ण कार्य क्या हुआ, सेना में उसने वंशानुगत प्रथा कर दी। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बिल्कुल फास्ट। नेक्स्ट है आपका, अलाउद्दीन की राजस्व नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा भी चर्चा हुई भी थी राजस्व नीति के बारे में, फिर भी ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। नंबर 1 पे आइए, लगान कुल उत्पादन का आधा कर दिया गया। बिल्कुल सही है, उसने 1/2 भाग लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने लगान, और इसके लिए भूमि की माप पर आधारित उसका लगान व्यवस्था था, जिसको मसाहत कहते हैं। मसाहत मतलब भूमि की माप के आधार पर लगान, बटाई मतलब उत्पादन या पैदावार के आधार पर लगान। बटाई को जैसे हम लोग आम बोलचाल में गांव में कहते हैं, जो लोग थोड़ा ग्रामीण परिवेश से जुड़े होंगे, जब कहते हैं हम लोग खेतों को दिए अधिया पर, तो ये बटाई हो गया, आधा आधा बात हो गया तय जो फसल होगा। और मसाहत का मतलब फसल कितना हुआ उससे मतलब नहीं है, भूमि की पैमाइश हो गई और उस पर पैमाइश के आधार पर जो अनुमानित है उसका आधा उसने पहले ही से तय कर दिया, जितना होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भूमि की माप के आधार पर हुआ। अमूमन जैसे हम लोग कहते हैं कि खेत को मनी पर दिया हुआ है, मनी मतलब फिक्स है, मेरा 1 बीघा पे इतना मन चाहिए या इतना पैसा चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। गृह कर तथा चारागाह नामक कर, उसने घरी और चरी कर लगाया था, बिल्कुल सही है, घरी और चरी। लगान भूमि की पैमाइश अभी आपने जाना, बिल्कुल सही है। कृषि सुधार हेतु कृषकों को राज्य द्वारा ऋण दिया गया, यही आपका गलत है, यही आंसर हो गया। लेकिन सही क्या होगा इसका वो आपको जानना चाहिए। तो सोनधर किसने दिया था राज्य द्वारा? वो दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या दिया था? कृषि ऋण, जिसको तकावी या सोनधर कहते हैं, कृषि ऋण। कोई डाउट नहीं, गलत वाले का आंसर मालूम हो गया, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नाम कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता? स्वाभाविक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि पहली बार सिक्का इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के वही चांदी का टंका तांबे का जीतल, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर हो जाएगा। तुरंत आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अद्धा और बिख नामक, पीछे भी आपको हमने बता ही दिया था, फिरोज तुगलक ने अद्धा और बिख नामक सिक्के जारी किए थे। शशगानी भी उसी का है, और अद्धा और बिख तांबे या कांसे के सिक्के थे। तो फिरोज तुगलक इसका आंसर हो जाएगा आपका, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
सल्तनत की आय का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि, भू राजस्व या कृषि राजस्व? कुछ सोचना नहीं है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, में से कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था? अभी आपको इसीलिए हमने पूरा समझा दिया। तो गैर मुसलमानों को क्या क्या देना पड़ता था? जजिया, खराज और खुम्स। तो बच गया क्या? जकात। आपके सामने है जकात। ठीक, जकात किसको देना होता था? मुसलमानों को। और ये सभी किसको देना पड़ता था? गैर मुसलमानों को। यही आपके लिए अच्छा होता है एक्सप्लेनेशन के साथ। गैर मुसलमानों से ये 3 टैक्स हो गए, ये केवल मुसलमानों से लिया जाता था बिना बल प्रयोग किए। इसमें बल प्रयोग संभव था, बिल्कुल, इतना आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और सब कुछ हमने बता ही दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया जो उपज का 5वां भाग था? देखिए, बैठा लीजिएगा दिमाग में कि सिंचाई के लिए नहरों का एक जाल बना दिया, बड़े पैमाने पर व्यवस्था की, वो तो फिरोज तुगलक है। लेकिन जब भी कभी आ जाए कि पहली बार इस ओर किसी ने पहली बार अगर प्रयास किया तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति, सर्वप्रथम वर्ड देखिए यूज हुआ है, यहां पे कोई चूक नहीं करनी है। आपका क्या हो जाएगा? गया। अब इसमें देखिए गयासुद्दीन ऑप्शन में है नहीं, तो स्वाभाविक है कि आपको फिरोज शाह तुगलक पे जाना होगा। लेकिन जान जाइए दोनों, सिंचाई की ओर सर्वप्रथम ध्यान देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। किसने नहरों के लिए एक विशाल जाल बिछा दिया, ढेर सारी नहरें बनवा दी? वो है फिरोज तुगलक। तो जैसी सिचुएशन हो, बलबन का नाम है, जलाउद्दीन का नाम है, खिजर खां का नाम है, तो स्वाभाविक है कि मेरे पास सेकंड ऑप्शन यही रहेगा, फिरोज तुगलक। तो कोई दुविधा नहीं है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रायोरिटी बेस पर हमको ऑप्शन के आधार पर आंसर देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और लास्ट क्वेश्चन आपका होगा इस सेट का। वक्फ भूमि क्या थी? अभी हमने बताया था भूमि के जो प्रकार थे, खालसा, इक्ता, और तीसरी कैटेगरी बताई थी हमने अनुदान भूमि। तो जो तीसरी कैटेगरी थी अनुदान भूमि, उस अनुदान भूमि में ही जो होता था उसमें वक्फ भी आता था, उसमें मिल्क भी आता था, उसमें इनाम भी आता था। तो वक्फ क्या था वो जानना चाहिए। वो है, ये धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था। मिल्क क्या है? राज्य द्वारा प्रदत्त ये था। अगर आप कोई विशेष आपकी उपलब्धि है, कोई कार्य है, तो उसके बदले राज्य आपको मिल्क के रूप में भूमि दे दिया करती थी। और इनाम क्या है? एक तरह से पेंशन जैसी चीज थी। ठीक, और ये तीनों ही जो थे वो कर मुक्त थे। जिसको दिया जाता था उससे कर नहीं लिया जाता था, मतलब उस पर राजस्व का उसी का अधिकार था। तो आपका पूछ क्या रहा है, आपको जानना सब चाहिए। हमने आपसे कहा था खालसा भूमि, एकता भूमि, अनुदान भूमि, ये तीनों ही अनुदान में दिए गए जो करमुक्त हुआ करते थे, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज हैं। और लास्ट में हमने कहा था अधीनस्थ राजाओं वाली भूमि, जिसको जीतकर उन्हीं के हाथ में छोड़ दिया गया, केवल अधीनता स्वीकार कराकर और वार्षिक राजस्व लेकर के। तो इसमें आपका वक्त क्या है? धार्मिक कार्यों के लिए। तो आपको सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा बी, और कोई दुविधा ही नहीं है। तो ये आपका एक सेट पहला हो गया। हमको लगता है कुछ और दायरे बच रहे हैं, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट उसमें सेट में देख लेंगे प्रशासन में। तो आपको फिर असुविधा होनी नहीं है प्रशासन में। और एक बार हम पुनः कहेंगे कि इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं बहुत व्यापक स्तर पर दे रहे हैं। इसका जो आपका वो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो बहुत बड़े रेंज के साथ कर रहे हैं। तो ये आपको यूपीएससी और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा तो लक्ष्य है, ये सामने आपके एग्जाम है। लेकिन चूंकि अभी कल ही आपकी डेट्स आ गए हैं यूपी में पीजीटी और टीजीटी के भी, तो उसमें भी जहां पे पीजीटी में तो हिस्ट्री आपका जिसका है उसके लिए पूरी तरह से लाभप्रद होगा, और टीजीटी में जिसका अगर हिस्ट्री एक सेक्शन होगा एक सब्जेक्ट के रूप में, तो उसको भी बराबर का लाभ उसको मिलने वाला है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा और इसका लाभ लीजिए। अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी इससे लाभान्वित हो सके। तो इसका बचा हुआ सेक्शन फिर आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे। थैंक यू।